मैं दीपक पांडे आपका उड़ान द फ्लाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला तो सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर बेसिकली सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों के बारे में विचार करना है। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की तैयारी करने के क्रम में सबसे पहले यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सिलेबस क्या है, किन किन सिलेबस पे हम लोगों को जो है बात करना है, और सिलेबस का जानकारी होना बहुत ही क्या है ज़रूरी है। तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हुए वहाँ पे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और दूसरा जो मुद्दा होगा वह यह कि आखिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को कैसे तैयार किया जाए कम समय में, जिससे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन को क्या किया जाए, सही किया जाए। तो आइए हम लोग सिलेबस पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में, पॉलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हम लोगों का क्या है, सिलेबस है। सिलेबस में हमने पहला सिलेबस का पार्ट रखा है। पाठ्यक्रम में पहला टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण शब्द। संविधान के महत्वपूर्ण शब्द में हम लोग सबसे पहले संविधान क्या है, संविधान के बारे में जानकारी लेंगे। संसदीय व्यवस्था बनाम अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में, संघात्मक व्यवस्था बनाम एकात्मक व्यवस्था के बारे में, लिखित अलिखित संविधान, जटिल संविधान, लोकतंत्र, निर्वाचन प्रणाली इत्यादि विषयों के बारे में बेसिक स्तर पर आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद मूल कर्तव्य, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपातकाल जैसे मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और हर टॉपिक का बेसिक जानकारी, बेसिक इंट्रोडक्शन करते हुए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार किया जाए और प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो ये हम लोगों का सिलेबस है। राज्य सरकार के अंतर्गत विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, महाधिवक्ता, जबकि 10वां टॉपिक है हम लोग का आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी सिस्टम, जिसमें आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 11वां टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, शहरी स्तर पर नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम में किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं या अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। चूँकि यह टॉपिक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण परिवेश में अधिकतम जनसंख्याएं क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो सरकार के केंद्र बिंदु में यह महत्वपूर्ण जो है टॉपिक क्या करता है, रोल प्ले करता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर पे बहुत सारे मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। सरकार का विकास के स्तर पर जम्मू कश्मीर केंद्र बिंदु में है और वहाँ पे अपने जो है प्रशासन शासन योजनाओं के माध्यम से अपने पॉलिसी को बेहतर करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का विविध, मिसलेनियस। जो हम लोगों के टॉपिक छूटे होंगे उन टॉपिक को जो है विविध में जो है हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस में टॉपिक को क्या करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ करंट इश्यूज होंगे, जो करंट भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक होंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और इस क्लास के करने के पश्चात आपका एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति आपका एक सामान्य समझ बन जाएगा और इस सामान्य समझ के आधार पर आने वाले क्लासेज में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं।
बस के पहले क्रम में पहला शब्दावली हमने पहला जो है उसमें टॉपिक लिखा था कि संविधान के महत्वपूर्ण शब्द। महत्वपूर्ण शब्द में सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है संविधान, उसमें लिखा होगा संविधान। और संविधान पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि संविधान आखिर है क्या, संविधान में किन किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सामान्य संविधान का सामान्य परिभाषा ये है कि संविधान के अंतर्गत सभी नियमों को कूटबद्ध तरीके से रख दिए गए हैं। उन नियमों के माध्यम से यह बताया गया है कि किस तरीके से राज्य व्यक्ति के प्रति व्यवहार करेगा और किस तरीके से व्यक्ति का व्यवहार राज्य के प्रति होगा। तो कुल मिला के बेसिकली कहने का मतलब ये है, संविधान में दो तत्व हैं, दो कंपोनेंट है, एक व्यक्ति है और दूसरा है राज्य। व्यक्ति और राज्य के मध्य हम लोग संबंधों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर यह संबंध किस प्रकार का है। यह संविधान लिखित रूप में है, यह संबंध लिखित रूप में है या यह संबंध अलिखित रूप में है। तो संविधान में कौन से लोग हैं, दो लोग हैं, व्यक्ति है और राज्य है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति होता है नागरिक और दूसरा व्यक्ति होता है गैर नागरिक या विदेशी होता है। जो नागरिक होता है उस नागरिक को अपने देश में या अपने राज्य में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ क्या प्राप्त होते हैं, कर्तव्य प्राप्त होते हैं। और व्यक्ति में जो नागरिक होते हैं और जो गैर नागरिक होते हैं उनमें इतना अंतर होता है कि जो नागरिक है उसको उस देश में कुछ अधिकार है, कुछ कर्तव्य है, लेकिन उनके जैसा अधिकार या कर्तव्य विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिक को परिभाषित नागरिकता के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिक के लिए भाग दो रखा गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का जो विस्तार है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता पाया जाता है और जबकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? दोहरी नागरिकता से आशय यह है कि दोहरी नागरिकता में होता क्या है, एक ही व्यक्ति पहले केंद्र का नागरिक होता है और उसके बाद राज्य का नागरिक होता है। इन दोनों के स्तर पर यह नागरिकता देखा जाता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में दिखाई देता है। दोहरी नागरिकता संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, जबकि एकहरी नागरिकता एकात्मक व्यवस्था का क्या है, लक्षण है। तो अभी तक जो नागरिकता से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि नागरिकता को किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है नागरिकता को? नागरिकता को भाग 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नागरिकता में अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है? अनुच्छेदों का विस्तार 5 से लेकर 11 तक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में जो भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है वह अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तीसरा प्रश्न बनता है कि भारत में आखिर कौन सी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है या दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह एकल नागरिकता का प्रावधान किस व्यवस्था का लक्षण है? एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है, केंद्रीकरण पाया जाता है और सभी शक्तियां जो है केंद्र में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। जबकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में पाई जाती है और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होता है और साथ में केंद्र का भी क्या होता है, नागरिक होता है। संविधान के अंतर्गत दूसरा पार्ट था राज्य, और राज्य जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य से भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर राज्य में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है।
राज्य में 4 चीजें पाई जाती हैं, 4 तत्व शामिल होते हैं, जिसमें पहला तत्व है सरकार, दूसरा तत्व है संप्रभुता सोवेरेनिटी, तीसरा तत्व है भूभाग या क्षेत्रफल, और चौथा जो है तत्व है जनसंख्या पॉपुलेशन। राज्य की परिभाषा यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई है और कोई भी राज्य को राज्य होने के लिए उसमें ये 4 तत्व होने आवश्यक हैं। अगर ये 4 तत्व उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है राज्य का, वह उसके कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। तो राज्य होने के लिए उसमें 4 तत्व होने चाहिए, सरकार प्लस संप्रभुता प्लस भूभाग और प्लस जनसंख्या। तो पहला टॉपिक है सरकार। आइए सरकार के बारे में बात करते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों के माध्यम से सरकार अपने कार्यों को संपादित करता है, जिसमें इसके 3 अंग हैं। विधायिका मीन्स संसद, लेजिस्लेटिव। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, जरूरत के अनुसार इस विकास के क्रम में सामाजिक आवश्यकताओं में बहुत सारे नियमों एवं कानूनों का जरूरत पड़ता है, और इन नियमों एवं कानूनों के निर्माण के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? विधायिका कार्य करती है, संसद कार्य करती है। संसद विधायिका 2 स्तर पे दिखाई देता है, एक केंद्रीय विधायिका होती है और दूसरा कौन सा होता है? राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका को हम लोग जो है भारतीय संसद के नाम से जानते हैं, जबकि राज्य विधायिका को हम लोग विधानमंडल के नाम से जानते हैं। केंद्रीय विधायिका का जो स्ट्रक्चर है, जो भारतीय संसद का स्ट्रक्चर है, वह भारतीय संसद का स्ट्रक्चर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आता है कि अगर संसद में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, किनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है? तो संसद का निर्माण 3 चीजों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। जो भी कानून का जो है कार्य किया जाता है या विधायन किया जाता है, वह इन 3 संस्थाओं से गुजरकर जो है फाइनली कोई भी जो है बिल होता है, उसको एक्ट बनाने के संदर्भ में इन 3 संस्थाओं से होकर गुजरता है। मान लेते हैं कि कोई बिल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो लोकसभा में जब प्रस्तुत होगा तो पहले लोकसभा में उस बिल पर डिस्कशन होगा कि उसमें कौन से निगेटिव पक्ष हैं, कौन से पॉजिटिव पक्ष हैं। अगर इन सब प्रक्रियाओं के पश्चात लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है तो वह बिल फिर कहाँ पे जाता है? राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में भी वह बिल पास हो जाता है तो फिर वह बिल कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास जब जाएगा और जिस दिन राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा, वह बिल नहीं रहेगा, विधेयक नहीं रहेगा, बल्कि वह एक एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि बिल और एक्ट में डिफरेंस यह है, अंतर यह है कि बिल तभी तक रहता है जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो। जिस दिन उस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, वह बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। भारतीय संसद के द्वारा किसी भी नियमों एवं कानूनों का निर्माण किया जाता है तो वह कानून पूरे भारत में समान तरीके से लागू किए जाते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का विरोध जताया नहीं जाता। जबकि राज्य विधायिका में जो है यही कार्य कौन करता है? विधानमंडल करता है। और विधानमंडल का स्ट्रक्चर क्या है? विधानमंडल का स्ट्रक्चर है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस तरीके से भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, उसी तरीके से राज्य विधायिका में विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद का स्ट्रक्चर या संरचना नहीं पाया जाता, तो वैसे राज्यों में जो राज्य विधानमंडल होगा उसका निर्माण कैसे होगा? विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर जो है क्या होगा? बनेगा। लोकसभा को
लोकसभा के और कई नाम हैं जिनको जो है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा को अस्थाई सदन भी कहते हैं। अस्थाई सदन इसलिए क्योंकि लोकसभा का विघटन प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है और प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या होता है, लोकसभा का चुनाव कराया जाता है और नई सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। क्योंकि 5 वर्षों बाद जो है ये लोकसभा का क्या होता है, विघटन होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थाई सदन। लोकसभा को जनप्रिय सदन भी कहते हैं या जनता की सदन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद, वह प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुनकर आते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों को जनता डायरेक्ट क्या करती है, अपने वोट के माध्यम से उनको चुनती है। इसलिए लोकसभा को जनप्रिय या जनता की सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन इसलिए क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा को विशेषज्ञों की सभा भी कहते हैं। उसी तरीके से विधायिका का कार्य क्या हुआ, विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। फिर दूसरी संस्था है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। जैसे विधायिका ने अगर किसी कानून का निर्माण किया तो कार्यपालिका क्या करेगा, उसको जमीनी स्तर पर उस कानून को लागू करेगा। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, एक कार्यपालिका अस्थाई कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका को हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। और ये अस्थाई कार्यपालिका जो होती है, ये एक बार व्यवस्था में आते हैं तो व्यवस्था से तब तक बाहर नहीं जाते जब तक कि वह सेवानिवृत्त न हो जाए। तो कहने का मतलब ये जो प्रशासनिक कार्यपालिका है या अस्थाई कार्यपालिका है, इनका जो है शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे आईएएस और आईपीएस, यह जो है प्रशासन में नियमों एवं कानूनों को या कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जबकि अस्थाई कार्यपालिका को जो है राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अस्थाई कार्यपालिका इसलिए क्योंकि यह प्रत्येक 5 वर्षों पर बदलते रहते हैं। बदलते इसलिए रहते हैं कि मान लेते हैं कोई सांसद है और वह सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया 5 वर्षों के लिए, और अपने निर्वाचन क्षेत्र में अगर वह बेहतर कार्य नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट या अगले पंचवर्षीय योजना के लिए वहाँ की जनता उस प्रतिनिधि को नहीं चुनती। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अगर उनको जनता नहीं चुनेगी तो वह फिर से संसद में नहीं जा पाएंगे, और संसद में नहीं जा पाएंगे तो उस निर्वाचन क्षेत्र से कोई नया व्यक्ति क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थाई कार्यपालिका में जो भी कार्य होता है वो मंत्री परिषद करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। और यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 चीजें होते हैं। एक केंद्रीय मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है। दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। तीसरा राज्य मंत्री और चौथा उपमंत्री। इन 4 मंत्रियों से मिलकर किसका निर्माण होता है, मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री का होता है, जो हर बैठकों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। देश के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वह कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। ये जो राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, यह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनका जो है, इनको इसलिए बनाया जाता है कि यह केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री का क्या करें, हेल्प करें, सहायता करें। जबकि राज्य मंत्री का कार्य होता है कि वह केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों के कार्यों में क्या करें, हाथ बटाए या हेल्प करें। जबकि उप मंत्री का पद जो है वर्तमान में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है।
तो ये बताइए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने पद शामिल हैं या कितने जो है मिनिस्टर शामिल हैं, कितने प्रकार के। पहला केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा राज्य मंत्री। इन तीनों मंत्रियों से मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कार्य है यह राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा और समय समय पर जो है इन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्य करेगा कुछ संदर्भों में। तो सरकार के बारे में अभी तक राज्य में हम लोगों ने 4 तत्वों के बारे में बात किया। पहला सरकार, दूसरा संप्रभुता, तो सरकार के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। दूसरा टॉपिक है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब यह है कि यह सर्वोच्च इच्छा है जिसके माध्यम से कोई भी सरकार अपने आंतरिक सीमा के अंदर किसी भी कल्याणकारी योजनाओं को चला सकता है, जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी कानून का निर्माण कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का बाध्यता नहीं है और साथ ही वह अपने विकास के लिए किसी अन्य देश से स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दे सकता है, वह अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए ऐसा कर सकता है। ऐसा करने के क्रम में किसी भी तीसरी शक्ति का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा कि इंडिया क्यों अमेरिका से अपना रिलेशन बेहतर कर रहा है या इंडिया क्यों चाइना से अपना रिलेशन बेहतर कर रहा है या इंडिया जो है क्यों अपना ब्रिटेन से रिलेशन बेहतर कर रहा है, क्योंकि यह संप्रभुता सोवेरेनिटी जो एक जो है लक्षण है, यह लक्षण यह सरकारों को यह अधिकार देता है कि वह अपने संबंधों को कैसे बेहतर करे वैश्विक स्तर पर और साथ ही आंतरिक स्तर पर नियमों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे। ऐसे संदर्भ में किसी भी प्रकार का बाध्यता नहीं होता, क्योंकि भारत क्या है, एक संप्रभु देश है, अमेरिका क्या है, एक संप्रभु देश है, चीन क्या है, एक संप्रभु देश है। संप्रभुता इसलिए कि वह जो सर्वोच्च इच्छा है जिससे इनको अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर अपने कार्यों को स्वतंत्र होकर कर सकें, उसमें तीसरी शक्ति का किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आइए देखते हैं ये क्या है, इंडिया का मैप समझने के लिए ऐसा फीलिंग्स आ रहा होगा कि ये इंडिया का क्या है, मैप है। इंडिया का मैप है और ये टेरिटोरियल के अंतर्गत भारतीय जनसंख्या रहती है और ये जनसंख्या क्या करती है, इसमें निवास करती है इस क्षेत्रफल में। इस जनसंख्या के कल्याण के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या चलाई जाते हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जबकि इन लोगों के सुरक्षा के लिए समय समय पर नए नए कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो संप्रभुता के माध्यम से सरकार को यह शक्ति प्राप्त होता है कि वह भारतीय सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना चलाए, उनकी सुरक्षा के लिए नए नए कानूनों का निर्माण करे और साथ ही विकास के लिए, रोजगार के लिए वह विदेशी शक्तियों से अपने संबंधों को निरंतर बेहतर करे। इस क्रम में किसी भी तीसरी शक्ति का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि भारत क्या है, एक राष्ट्र राज्य है और भारत एक संप्रभु देश है। अब आइए समझते हैं, अभी तो हम लोगों ने समझा कि राज्य क्या है, राज्य में कौन कौन सी चीजें होती हैं। राज्य में हमने बताया कि 4 चीजें होती हैं। एक होती है सरकार, संप्रभुता, क्षेत्रफल, जनसंख्या। इन 4 चीजों से मिलकर राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि भाई उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है, केरला और कर्नाटका भी एक राज्य है। तो क्या जो भारत राज्य है, जो अमेरिका राज्य है, जो ब्रिटेन राज्य है, जो कनाडा राज्य है, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, केरल भी एक राज्य हैं? क्या इनको इस राज्य की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है?
तो आइए समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर कैसे हम लोग ये जज करेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार राज्य हैं या राज्य नहीं हैं, उसके लिए क्या पैरामीटर है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो पैरामीटर क्या है, ये 4 पैरामीटर हैं। लक्षण क्या है, 4 लक्षण। कहने का मतलब राज्य होने के लिए उसमें 4 चीजें होनी बहुत ही क्या है, आवश्यक है। पहला क्या लक्षण होना चाहिए कि उसमें सरकार होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा क्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल होनी चाहिए। और चौथा क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अगर ये चारों लक्षण यूपी, बिहार, केरला, कर्नाटका और शेष राज्यों में पाया जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो है क्या है, प्रदेश सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर ये चारों लक्षण नहीं दिखाई देंगे तब हम लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो राज्य का डिफिनेशन दिया गया है उसके कैटेगरी में शामिल नहीं होते। तो आइए देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश बिहार में सरकार पाया जाता है? ऑब्वियसली सरकार पाया जाता है। बस अंतर ये होता है कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होता है, जो शासन और प्रशासन को क्या करता है, चलाने का प्रयास करता है। तो सरकार क्या क्या होता है, राज्यों में पाया जाता है। जनसंख्या होती है, उत्तर प्रदेश की अपनी जो है निवासित जनसंख्या है, बिहार की अपनी निवासित जनसंख्या है, कर्नाटका केरला की अपनी निवासित जनसंख्या है। क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का अपना भूभाग या क्षेत्रफल है, बिहार का अपना भूभाग क्षेत्रफल है। कुल मिला के कहने का मतलब जितने राज्य हैं उनका अपना क्या है, भूभाग्य क्षेत्रफल है। संप्रभुता, क्या उत्तर प्रदेश बिहार और कर्नाटका या केरल में संप्रभुता का लक्षण पाया जाता है, सोवेरेनिटी का लक्षण पाया जाता है? तो हम कहेंगे सोवेरेनिटी का लक्षण नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर सोवेरेनिटी का लक्षण पाया जाता तो उत्तर प्रदेश बिहार अपने संबंधों को विदेशी शक्तियों से बेहतर करने का प्रयास करता, लेकिन ऐसा लक्षण दिखाई नहीं देता। क्या अगर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना रिश्ता अगर पाकिस्तान से बेहतर करना हो तो क्या संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार क्या करेगा, इस पे जो है क्या करेगा, रोक लगाएगा। चूंकि राज्यों के पास, जो हमारे प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश बिहार, उनके पास संप्रभुता का शक्ति अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण वह शेष विश्व से किसी भी प्रकार का संबंध डेवलप नहीं कर सकते। जबकि जो इंडिया, अमेरिका या अन्य देश हैं उनमें ये उपरोक्त चारों लक्षण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए ये राज्य हैं और ये उत्तर बिहार और अन्य जो है राज्य की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि यह प्रदेश कहलाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने संविधान के बारे में क्या किया, थोड़ा बहुत बात किया, जिसमें एक सामान्य समझ बनाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर संविधान में किन किन मुद्दों पर बात किया जाता है। तो संविधान में मैंने बताया कि 2 चीजें होती हैं, व्यक्ति और राज्य। और व्यक्ति को बताया कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक नागरिक होते हैं या देशी व्यक्ति होते हैं, दूसरा गैर नागरिक या विदेशी व्यक्ति होते हैं। ये जो नागरिक होते हैं इनको जो है अपने देश में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ क्या प्राप्त होते हैं, कर्तव्य प्राप्त होते हैं। ये जो अधिकार होते हैं नागरिकों के, उसको भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में रखा गया है। और जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं उसको मूल अधिकार, उसको जो है मूल कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज या एफडी के रूप में शामिल किया गया। उसी तरीके से जिस तरीके से व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं, उसी प्रकार राज्य के कुछ अधिकार और राज्य के भी क्या होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। राज्य के अधिकार क्या है? राज्य का अधिकार यह है कि वह नए नए सरकारों का क्या करे, समाज की जरूरतों के अनुसार गठन करे, जिससे वह भारतीय जनता को एक बेहतर शासन या प्रशासन उपलब्ध करा सके। जबकि राज्य का कर्तव्य यह है कि वह अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाए,
उनकी सुरक्षा के लिए नए नए नियमों एवं कानूनों का निर्माण करे। तो आइए बात करते हैं व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो कौन से अधिकार हैं? मूल अधिकार हैं। उन मूल अधिकारों को का क्या महत्व है, उन मूल अधिकारों का व्यक्ति से क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर में मूल अधिकारों के बारे में या मूल अधिकारों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। विश्वास मानिए कि ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास है, आज ही के क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप बनाने के स्तर पे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अभी कोई क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ हर टॉपिक का क्या चल रहा है, परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, जिससे हर टॉपिक के प्रति आपका एक सामान्य समझ या एक सामान्य सोच बन जाए, जिससे जब वो क्लास चले उस टॉपिक पर तो आपको समझने में जो है प्रॉब्लम न हो। तो हमने बताया व्यक्ति के क्या है, मूल अधिकार है। इन मूल अधिकारों को जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या किया गया है, रखा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये अधिकार होते क्या हैं, इन अधिकारों का व्यक्ति के लिए क्या महत्व है, इन अधिकारों से व्यक्ति क्या कर सकता है। तो ये जो अधिकार होते हैं वह व्यक्तियों को या नागरिकों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं कि जिससे व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके कि उसे भविष्य में क्या करना है, उसके लिए किस प्रकार के वातावरण उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अधिकार व्यक्ति को ऐसे परिस्थिति या ऐसी वातावरण उपलब्ध कराती है कि इससे व्यक्ति अपना समग्र विकास कर सके, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास जो है हो सके। मूल अधिकारों से विगत वर्षों में बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न कि मूल अधिकार को कहां से लिया गया है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है या किस भाग में शामिल किया जाता है। तीसरा प्रश्न, मूल अधिकारों में या मूल अधिकारों का अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है। चौथा प्रश्न, मूल अधिकारों की संख्या। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है इसे कहां से लिया गया है, FR या फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका, USA से लिया गया है। अमेरिका, USA से क्या किया गया है, लिया गया। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है, इसका उत्तर होगा अमेरिका या USA। दूसरा प्रश्न, इसे किस भाग में रखा गया है। तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है। अनुच्छेदों का विस्तार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किसका विस्तार है, मूल अधिकारों का विस्तार है, फंडामेंटल राइट्स का विस्तार है, व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उसका विस्तार है। और चौथा, FR की संख्या कितनी है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स की या मूल अधिकार की जो संख्या है 1978 से पहले और 1978 के बाद। 1978 से पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी, जबकि 1978 के बाद मूल अधिकारों की संख्या घटकर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वो 7 मूल अधिकार 1978 से पहले कौन से थे और उसमें से कौन सा एक मूल अधिकार हटाया गया, जिससे जो है वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो अगर प्रश्न यह पूछता है कि मूल संविधान में या 1978 से पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो उत्तर क्या होगा, 7 होगा। अगर यह पूछा जाए कि वर्तमान में या 1978 के बाद मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आइए देखते हैं 1978 से पहले
7 वो अधिकार कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो पहला अधिकार था समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसका विस्तार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। तो प्रश्न अगर आता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का जो विस्तार किया गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तो अगर आपसे यह पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक कौन सा अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। जबकि तीसरा अधिकार कौन सा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो विस्तार है वह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 कौन सा अधिकार है, तो उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जबकि पांचवा अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक किया गया है। जबकि छठा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 31 को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से बाहर निकालकर कानूनी अधिकार का रूप दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। सातवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत क्या होता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, वह अतिक्रमण किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, वह अतिक्रमण किसी समुदाय के द्वारा हो रहा है, वह अतिक्रमण किसी राज्य के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे संदर्भ में उस व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं, और इन रिटों के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की जाती है। तो वर्तमान में 1978 के बाद मूल अधिकार कितने हो गए, 6 मूल अधिकार हो गए। उसमें से कौन सा मूल अधिकार कम हुआ, छठा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 31 को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर कितनी हो गई, 6 हो गई। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इस कानूनी अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 क या ए में रखा गया है। इस प्रकार 1978 के बाद मूल अधिकारों की संख्या घटकर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये बताइए कितने प्रकार के प्रश्न बने, कितने प्रकार के प्रश्न बने मूल अधिकारों से, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बेसिक स्तर पर यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष कोई न कोई एक प्रश्न जो है आपको वनडे एग्जाम में या पीएससी के स्टेट पीएससी में या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जो है आपको दिखाई देता है। जैसे पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न ये था कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है,
याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहां से लिया गया है FR को? अमेरिका से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, किस भाग में शामिल किया गया है FR को? भाग 3 में शामिल किया गया है। अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। FR की संख्या वर्तमान में कितनी है? FR की संख्या वर्तमान में 6 है। 1978 से पहले या मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। समानता के अधिकार को किन किन अनुच्छेदों में रखा गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, जिसको वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब इसको कानूनी अधिकार बनाया गया? 1978 में बनाया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और इन आप जब हम लोग आगे क्लासेज स्टार्ट करेंगे तो वहां पे विस्तृत रूप से मूल अधिकारों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि ये जो समानता के अधिकार हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या चीजें हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में, उसके साथ साथ पूरे अधिकारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और वहां पे आपको विश्वास हो जाएगा कि आपने मूल अधिकार का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आपको चीजें 100% समझ में आएंगी और आप ये क्लास करने के पश्चात आप इस स्तर पे पहुंच जाइएगा कि आप किसी भी एग्जाम में उसके सभी क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने व्यक्ति के अधिकार के बारे में बात किया। अब बात करेंगे व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में। आखिर वो ड्यूटीज क्या है, वो कर्तव्य क्या है? तो उन कर्तव्यों को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इस फंडामेंटल ड्यूटीज से भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रत्येक वर्ष एक ना एक प्रश्न क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 1976 में शामिल किया गया। इसका राइट उत्तर क्या होगा? 1976, 1976। दूसरा प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो वह सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न कि मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो किस समिति पे सिफारिश किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के जो है अनुशंसाओं के आधार पर इसको शामिल किया गया। तीसरा प्रश्न कि मूल कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो वह संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो इसे रूस या USSR से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है मूल कर्तव्यों को? भाग 4 क के अंतर्गत क्या किया गया है? रखा गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 के पहले कितनी थी? 10 थी। 2002 के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11 हो गई। हम लोग जो है यह देखते होंगे कि अधिकार और कर्तव्यों के बीच जो है द्वंद्व चलता रहता है। हम लोगों को अपने अधिकार तो बेहतर तरीके से पता होते हैं कि आखिर हमको सामने वाले से क्या चाहिए, लेकिन हम कर्तव्यों के प्रति इतना जागरूक नहीं होते क्योंकि ये कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होते।
जबकि हमको जितना जो है अवेयर, जितना जागरूक हम अधिकारों के प्रति होते हैं, उतना ही जागरूक हमको कर्तव्यों के प्रति होना चाहिए। इन अधिकार और कर्तव्यों के मध्य संतुलन होना बहुत जरूरी है, जिससे सोसाइटी जो है समरसता के साथ जो है आगे बढ़ सके। जिस तरीके से हम लोगों ने व्यक्ति के अधिकार के बारे में बात किया, व्यक्ति के कर्तव्यों के बारे में बात किया, उसी तरीके से राज्य के अधिकार क्या होते हैं। राज्य का अधिकार यह है कि वह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार वह नए नए सरकारों का क्या करे, गठन करे, और नए नए सरकारों के गठन करने के पश्चात नागरिकों के सुरक्षा एवं विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा कानूनों एवं नियमों का क्या करे, निर्माण करे। जबकि राज्य का कर्तव्य है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। इसी डीपीएसपी के माध्यम से भारत सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, जिससे उनका विकास समग्र रूप से हो सके। मूल कर्तव्यों में राज्य के मूल कर्तव्य जो डीपीएसपी के रूप में हैं, इन डीपीएसपी को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है या आयरिश संविधान से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं और निरंतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डीपीएसपी को किस संविधान से जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो डीपीएसपी को आयरलैंड की संविधान या आयरिश संविधान से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, डीपीएसपी को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। तीसरा प्रश्न, डीपीएसपी के अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेदों का विस्तार अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बेसिक स्तर पर सिलेबस के बारे में बात किया कि मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, डीपीएसपी क्या हैं। उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है केंद्र सरकार में हम लोग भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे। भारतीय संसद का जो स्ट्रक्चर है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक करेंगे हम लोग। उसके बाद जम्मू कश्मीर का टॉपिक करेंगे। कुल मिला के आगे जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू होता जाएगा, आपका समझ इस क्लास के प्रति और बेहतर होता जाएगा। तो सिलेबस के बारे में हम लोगों ने बताया कि आखिर हम लोगों को इस तैयारी के क्रम में क्या क्या चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़नी है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोगों का प्रश्न यह है कि आखिर इस भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कम समय में बेहतर तरीके से तैयार किया जाए, जिससे किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो उसको हम सही करने के स्तर पर क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो जो हम लोगों का रणनीति होगा इसको तैयार करने के लिए, रणनीति यही होगी कि जैसे मैंने कोई टॉपिक कराया, मैंने मान लीजिए मूल अधिकार कराया, तो मूल अधिकार कराया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मूल अधिकार के प्रति आपका एक सामान्य सोच समझ डेवलप हो गया, मूल अधिकार के जितने फैक्ट थे आपको उपलब्ध करा दिए गए, तथ्य उपलब्ध करा दिए गए। तो फिर जैसे ही मूल अधिकार हम लोग का फिनिश होगा, नेक्स्ट डे जो क्लास होगी वह हम लोगों का क्लास यह होगा कि मूल अधिकार से कौन कौन से प्रश्न आगे बनेंगे और मूल अधिकारों से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करते जाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा, आपको यह भी जानकारी होते चलेगा कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न पहले पूछे गए हैं
और यह टॉपिक से आगे आने वाले प्रश्नों की संख्या क्या हो सकती है। विश्वास मानिए ऐसा किसी भी टॉपिक में आप करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आप ऐसा 15 दिन करके देखिए, आप 100% ये मेरा जो है दावा है कि आप उस विषय में आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे थे। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो बेसिक संरचना है, जो बेसिक सिलेबस है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। रणनीति के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो हम लोगों का क्लास यहीं तक। हम लोगों का ये वीडियो बनाने का पीछे जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि आप लोगों तक ऐसे कंटेंट पहुँचे जिससे आप कम समय में टॉपिक को तैयार कर लें, आप कम समय में इस स्तर पे पहुंच जाएं कि क्वेश्चन आपका जो है क्या हो जाए, एग्जाम में बन जाए। और आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप ऑनलाइन हमसे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियो और बेहतर बनाए जाएं और आप उससे अधिक से अधिक क्या हो, लाभान्वित हो। थैंक यू।